हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 16 से 20 जून 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ठीक है, याद रखिएगा मैक्स वर्स्टप्पन। इन्होंने जो है लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जो है जीता है। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह उनकी 60वीं फॉर्मूला 1 जीत है और इस वर्ष 9 रेसों में जो है 6वीं जीत है। ठीक है, और ये वे जो है मैक्स वर्स्टप्पन जो है 2.71 मील रोड कोर्स में मैकलेरन के लैंडो नॉरिस से 3.879 सेकेंड से जो है आगे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सेकेंड नंबर पर जो है लैंडो नॉरिस है। और याद रखिएगा कि मर्सिडीज के रसेल और 7 बार के मॉन्ट्रियल विजेता लुइस हैमिल्टन क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि लगातार तीसरे बार जो है कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर। पहले छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो आपको पता होगा कि 7 जून से 16 जून तक जो है CCPL यानी कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का जो है आयोजन किया गया था रायपुर में। और इसमें मेजबान रायपुर की टीम नहीं यानी कि रायपुर राइनोज ने जो है खिताब जीत लिया है बिलासपुर बुल्स को हराकर। ठीक है, तो विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। CCPL में रायपुर राइनोज ने बिलासपुर बुल्स को 8 विकेट से हराकर जीत हासिल की है तथा प्लेयर ऑफ द मैच अनुज तिवारी रहे हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 7 से 16 जून तक आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में कुल 18 मैच हुए जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में किस जिले के खिलाड़ियों ने कुल 11 में से 6 पदक अपने नाम किए हैं? तो याद रखिएगा बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने कुल 11 में से सबसे सर्वाधिक 6 पदक अपने नाम किए हैं। बाकी अन्य जिलों के खिलाड़ियों ने भी जो है अपने मतलब 5 पदक जो है अन्य जिलों के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए हैं। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे कि रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्केटिंग प्रतियोगिता में देश भर के 980 खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने कुल 11 मेडल अपने नाम किए, जिसमें बिलासपुर की प्रियांशी ने 5 से 7 एज कैटेगरी में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। निदान माड़ेवार ने 9 से 11 एज कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है तथा पुनीत माड़ेवार ने 17 एज कैटेगरी में 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीता है। यानी कि बिलासपुर के ही जो खिलाड़ी हैं इन्होंने कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं। ठीक है, विस्तार पर अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में राज्य के किस बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने की मांग की गई है? तो याद रखिएगा गिधवा बर्ड सेंचुरी को जो है गिधवा परसदा बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने की मांग की गई थी। विस्तार पर बात करेंगे। दुर्ग वन मंडल के अंतर्गत बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में जो है शामिल करने की मांग रखी गई थी और गिधवा परसदा में सबसे बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजाति के पक्षी हर वर्ष यहाँ आते हैं और इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए इसकी मांग रखी गई थी। याद रखिएगा। और बिहार के नागी और नकटी जो वेटलैंड है, 2 वेटलैंड रामसर साइट में शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है बिलासपुर जिले के बहतराई स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। 19वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन बहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम में 15 से 17 जून तक किया गया जिसमें 4 नेशनल रिकॉर्ड बने हैं। केरल के किरण कुमार और मेमन पाउलोज ने गोल्ड मेडल और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, किरण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है और मेमन पाउलोज ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तमिलनाडु के युवराज एस ने सिल्वर तथा महाराष्ट्र के धैर्यशील पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और याद रखिएगा कि दिल्ली की नीरू पाठक ने 400 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और 400 मीटर और 200 मीटर रेस में जो है विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुई है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में राजभाषा आयोग के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
तो याद रखिएगा डॉक्टर अभिलाषा बिहार को जो है राजभाषा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के सचिव के रूप में। विस्तार में बात करेंगे। डॉक्टर अभिलाषा अब तक बिलासपुर में क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान में सहायक संचालक थी। उन्हें संस्कृति विभाग ने प्रतिनियुक्ति पर लेकर 1 साल के लिए आयोग के रिक्त पद पर पदस्थ किया है। यह पदस्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग के सहमति के बाद की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों की सूची में किस स्थान पर आ गया है? तो याद रखिएगा भारत जो है 180 देशों की सूची में 176वें स्थान पर है, 176 नंबर पर है भारत। ठीक है, ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 का रिपोर्ट है। विस्तार में बात करेंगे। भारत ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक, वायु गुणवत्ता, अनुमानित उत्सर्जन और जैव विविधता और आवास के मामले में 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में सबसे निचले देशों में से एक है। ये येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा 5 जून को जारी समग्र सूचकांक में भारत 182 देशों में से पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर 176वें स्थान पर है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस अभिनेत्री द्वारा बच्चों की एक चित्र पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो याद रखिएगा आलिया भट्ट ने जो है अपना कहानीकार के रूप में एक नया करियर शुरू किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों की एक चित्र पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। अभिनेत्री ने बच्चों के लिए अपनी पहली चित्र पुस्तक लॉन्च की है और उनका कहना है कि वह भविष्य के लिए पुस्तकों की एक पूरी श्रृंखला पर काम कर रही है। 16 जून को आलिया ने अपने किड्स वियर ब्रांड एड ए मम्मा के तहत बच्चों की चित्र पुस्तकों की श्रृंखला में पहला एड फाइंड्स ए होम लॉन्च किया है। ठीक है, एड फाइंड्स ए होम बच्चों की पुस्तक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी में प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रेरित करना है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य ने जो है ये अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित के लिए जो है ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात ने फर्स्ट रैंक को पुरस्कार जीता है। कार्यक्रम का मुख्य विषय पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को शक्ति प्रदान करना है। ठीक है, मई 2024 के अंत में गुजरात में जो है 11,823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता थी। तमिलनाडु 10,743 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर और कर्नाटक 6,312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन मत्स्ययान 6000 शुरू करने वाला किस क्रम का देश बनने जा रहा है? तो याद रखिएगा भारत जो है 6वें क्रम का देश बनने जा रहा है, अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। गहरे समुद्र मिशन केवल खनिज अन्वेषण तक सीमित नहीं होगा, इसका उद्देश्य महासागर विज्ञान के नए पहलुओं की खोज करना है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने मत्स्ययान 6000 विकसित किया है, जो समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक जा सकता है। ठीक है, इस मिशन के लिए अत्यधिक दबाव को सहन करने हेतु इसरो के सहयोग से टाइटेनियम हल विकसित किया गया है और मिशन के पहले चरण के सितंबर 2024 तक का पूरे होने की जो है इसकी संभावना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा पंजाब की पुलिस द्वारा जो है मिशन निश्चय जो है शुरू किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मिशन निश्चय के तहत पंजाब पुलिस, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF और ग्राम रक्षा समिति यानी कि BDC के तहत मिलकर फाजिल्का जिले में ड्रग्स के खिलाफ 1 सप्ताह का अभियान चलाएगी। और याद रखिएगा इस अभियान के दौरान पुलिस अधिकारी 15 से 21 जून तक फाजिल्का जिले के निवासियों के साथ बातचीत करेंगे और मिशन का मुख्य उद्देश्य है ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा की पारिस्थितिक निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा गंगा की पारिस्थितिक निगरानी के लिए ई-फ्लो पारिस्थितिक निगरानी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह परियोजनाओं नदी के पानी की गुणवत्ता और अन्य प्रमुख मापदंडों
की योजना बनाने और निगरानी करने में मदद करेगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने पर्यावरण प्रवाह यानी कि ई फ्लो निगरानी प्रणाली विकसित की है और यह पोर्टल गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों की जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण प्रदान करेगा। यह केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी भी करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, विनोद गनात्रा जो है ये पहले भारतीय बने हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। विनोद को फिल्मों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें चल रहे 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है। वे एक विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इन पुरस्कारों में बच्चों के कार्यक्रम बैगन राजा के लिए दूरदर्शन से जानकी नाथ गौर पुरस्कार शामिल है और वे अपनी गुजराती फिल्म हारून अरुण के लिए लिव उलमान शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय फिल्म निर्माता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को NFIES को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय की ये योजना है जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। इससे 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के परिसरों की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ऑफ कैंपस और नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं यानी कि CFSL की स्थापना से प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी दूर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, हर साल 17 जून को जो है यह दिवस मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पृथ्वी पर घटते भूमि आवरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। और 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने 2010 से लेकर 2020 के दशक को रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी कि UNCCD बनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये दिवस जो है 19 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस वर्ष के विश्व सिकल सेल दिवस का विषय है प्रगति के माध्यम से आशा, सिकल सेल देखभाल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2008 को एक प्रस्ताव अपनाया था जिसमें सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी गई थी। और याद रखिएगा कि इस प्रस्ताव ने सिकल सेल रोग को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आनुवांशिक बीमारियों में से एक माना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में अभी न्यू बैचेस स्टार्ट है मंडे 8 जुलाई से। तो अगर आप किसी भी क्लासेस के बारे में या क्लासेस से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।